नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल यस एडुकेटर चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, 2027 की तैयारी को आगे बढ़ा चुके होंगे। मैंने आपके साथ हिस्ट्री के 2 एपिसोड शेयर किए, उसके साथ उसमें मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, हड़प्पा सभ्यता के कालखंड बताया, विस्तार बताया। इसके साथ ही दूसरे वीडियो मैंने हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में बताया, नगर नियोजन के बारे में बताया, उम्मीद सिंचाई के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो देखे होंगे, और जो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि शुरू से ही जो टॉपिक कॉन्सेप्ट होता है वो चालू होता है। आप बीच में पढ़िएगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे का इसके बाद में वीडियो देखिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको सामाजिक विविधता के बारे में बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, सामाजिक विविधता की खोज कैसे की गई, मतलब कैसे जाना जा सकता है कि ये हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक वर्गीकरण थे कि नहीं थे, अमीर थे गरीब थे, जातियां असमानताएं थी कि नहीं थी, ये सारी चीजों की देखनी हर सभ्यता हर एक संस्कृति में देखा जाता है। देखिए, सबसे सामाजिक विविधता की खोज के लिए सबसे एक बढ़िया साधन है कब्र की जानकारी। तो आप इसको कह सकते हैं कि दाह संस्कार की विधियां। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कोई भी संस्कृति हो, कोई भी धार्मिक परंपराएं ही या कोई भी सभ्यताएं हो, वहां पे मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार होता है। कुछ धार्मिक परंपराएं में दफना कर किया जाता है कब्रों में, कुछ में जलाया जाता है, कहीं पे नदियों में बहाया जाता है। अनेक विधियां हैं जिसे मतलब मनुष्य की अंतिम संस्कार होती है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में ही कुछ विधियां मिली हैं जिसमें अंतिम संस्कार की विधियां देखा गया है। चलिए यही स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में 3 रूप से दाह संस्कार की विधियां को देखा गया है स्पष्ट रूप से। आइए पहला देखते हैं। देखिए, पहला में क्या है कि जो पार्थिव शरीर है, जो शव है मानव का, उसको गर्त में दफनाया गया है। ठीक है, गर्त में दफनाया गया है और इसमें इसके ऊपर कब्र बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए सामाजिक विविधता की जांच किसे होती है कि कुछ कब्रों में देखा गया है कि आपका कुछ कब्रों में देखा गया है कि आपको ईंटों से इसकी नीचे की धरातल बनी हुई है। ठीक है, और अच्छी तरीके से ईंटों की चिनाई की गई है। ठीक है, अब कुछ कब्रों में ये भी देखा गया है कि वो सिर्फ मिट्टी पर ही बनाया गया था, मिट्टी नीचे ईंटों की चिनाई नहीं थी, वो सिर्फ मिट्टी से ऊपरी रूप से ढकी हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों से असमानताओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ये उच्च वर्ग के लोग या जो अच्छे आर्थिक दशा में होंगे उनके कब्र को इस तरीके से किया जाता होगा। जो निम्न परिवार होंगे, जो मध्यम लोग वर्ग के लोग होंगे, वो इस तरीके से करते होंगे। देखिए, और इसी विधि में ये आपको मैंने प्रथम विधि बताया जिसमें कब्रों को खोदा गया है, कब्रों को गर्त में दफनाया गया। ये पहला विधि देखी गई हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आइए देखिए, इसी से रिलेटेड एक RH-37 केमिस्ट्री आप हड़प्पा नगर में पाया गया है। कब्रिस्तान था, एक प्रसिद्ध कब्रिस्तान देखा गया है।
RH-35 केमेस्ट्री, ये हड़प्पा में पाया गया। हड़प्पा मुख्य नगर में, जो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी थी और पहला सभ्यता खोजी गई सभ्यता भी थी। आइए हम दूसरा विधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, दूसरा विधि क्या है? क्या पाया गया है कि मतलब जो कब्र, जो पार्थिव शरीर है उसको जला दिया गया है। मतलब पार्थिव शरीर को जला देने के बाद उनके जो राख होते हैं, जिसको आप अस्थियां भी कहते हैं, उसको कब्रों में मतलब गर्त में दफनाया जाता है। मतलब यह हुआ कि मतलब जैसे पार्थिव शरीर है, उसको पहले जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो उसका राख या अस्थिया बचता है, उसको क्या किया जाता है, गड्ढा खान कर उसको ढक दिया जाता है। चलिए, ये हो गया दूसरा विधि। अब आइए तीसरा विधि में क्या था, हड़प्पा सभ्यता में कैसी दाह संस्कार की विधियां थी। ये क्या हो रहा है कि दो को मैंने बताया कि दोनों में बाद में दफनाया गया, एक में राख को दफनाया गया, एक में पूरा शरीर को ही दफनाया गया। एक क्या होता है कि उसे तीसरा विधि जो है, पार्थिव शरीर को जो है को जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था। और उनके जो हड्डियां होती थी दफना दिया जाता था। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे पार्थिव शरीर है, धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए उसे जंगली क्षेत्रों में छोड़ा जाता होगा। जब उस जानवरों के लिए जब उस पूरे शरीर को खा लेते थे, उसकी जो हड्डियां बचती थी, हड्डियां को क्या किया जाता था कि दफना दिया जाता था कब्र में, मतलब गर्त में। चलिए, इस प्रकार से मैंने आपको तीनों विधियां बताई। आई होप समझ में आया हो। आइए आगे चलते हैं। देखिए मैंने दाह संस्कार की तो विधियां बताई, लेकिन दाह संस्कार के कब्रों में जो प्रथम नंबर पर बताए गए थे, उसमें क्या क्या चीजें पाई गई हैं, ये भी एक जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे भी आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विविधता कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी, समाज में लोग कैसे रहा करते थे, क्या वहाँ पे जातीय असमानताएं थी या वहाँ पे भेदभाव की नीति थी, ये सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। देखिए कुछ कब्र में ईंटों की तो जो परत मिली है, परत मतलब ईंटों से उस कब्र को अच्छी तरीके से बनाया गया था। ठीक है, अब कुछ देखिए कुछ कब्र इस तरीके, कुछ कब्रों में बर्तन पाए गए, आभूषण पाए गए। ठीक है, कुछ कब्रों में विलासिता वस्तुएं पाए गए। और कुछ कब्रों में रोजमर्रा की वस्तुएं पाई गई हैं। ठीक है, कुछ कब्रों में तांबे का दर्पण भी पाया गया। अब कुछ में जैसे लिपस्टिक वगैरह, मतलब श्रृंगार सामग्री
देखिए कुछ उसमें बहुत सारे कब्र को जब खोदा गया तो उसमें कुछ कहीं क्षेत्र में बर्तन मिले हैं। कब्र के साथ बर्तन को भी मतलब पार्थिव शरीर के साथ बर्तन को भी दफना दिया जाता था। उनके ऊपर आभूषण को दफनाया गया में देखा गया, विलासिता वस्तुएं, रोजमर्रा की वस्तुएं, तांबे का दर्पण जो एक अद्भुत थी अपने रूप में, लिपस्टिक, श्रृंगार सामग्री, और ये सारी जो चीजें पाई गई है, कुछ कुछ में विलासिता पाई गई है, कुछ में रोजमर्रा की वस्तुओं से इस तरीके से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सामाजिक विविधता वहाँ पे आर्थिक आधार पर होती होगी। मतलब कुछ मध्यम वर्ग के लोग होंगे, कुछ निम्न वर्ग के लोग होंगे, कुछ उच्च वर्ग के लोग होंगे। इसी प्रकार से सारी वस्तुओं को रखा जाता था, उससे अनुमान लगाया गया है। देखिए इसमें क्या खासियत थी कि ये सारी जो चीजें पाई गई हैं, महिला और पुरुषों दोनों के कब्रों में पाई गई है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे सामाजिक असमानताएं होगी तो वो भी आर्थिक आधार पर होगी, कोई जातीय कोई नस्ल भेदभाव नहीं है। इसलिए महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया गया है, पुरुषों को भी उचित सम्मान दिया गया है। ये लोग श्रृंगार के शौकीन भी थे, मतलब आभूषण के शौकीन। और देखिए ये सारी जो वस्तुएं रखे मतलब जो कब्रों में पाई गई, इसका महत्व कोई अनुमान लगाया गया है कि ये सारी वस्तुएं वो वस्तुएं होंगी जो मरने वाले व्यक्तियों का उपयोग में की जाती होगी, या एक श्रद्धा विश्वास होगा कि वो आगे चल के अपना यूज करेंगे। मतलब एक तरह का मान्यताएं होंगी वो उस समय की, आप अनुमान लगा सकते हैं। उसमें देखिए इसमें यही हुआ है कि मतलब आपका मरने वाले व्यक्तियों की उपयोगी और विलासिता वस्तु को दफनाया जाता था। देखिए मैंने इसी के साथ मैं सामाजिक विविधता के जो कॉन्सेप्ट थे आपको आपके सामने मैंने रखा, उसमें मैंने बताया कि दाह संस्कार की क्या विधियां थी, वहाँ क्या क्या वस्तुएं पाई गई हैं कुछ कब्रों में, वो मतलब इस वस्तुओं के रखने का उद्देश्य क्या था ये आपको बताया। आभूषण के शौकीन थे ये भी मैंने पता चला इसमें, कि महिलाएं और पुरुषों को भी समान महत्व दिया गया था यहाँ पे। इसी के साथ ही यहाँ पे इससे सामाजिक विविधता की जानकारी इस आर्थिक आधार पर प्राप्त होती है कि आर्थिक आधार पर विविधताएं थी, लेकिन असमानताएं को हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ में क्योंकि सब एक विधि करते थे। ये अलग बात है कि कुछ रोजमर्रा की वस्तुएं, कुछ साधारण वस्तुएं रखते थे, कुछ उपयोगी वस्तुएं रखते थे, कुछ विलासिता वस्तुएं भी पाई गई। इस प्रकार से मैंने सामाजिक विविधता के बारे में आपको मैंने बताया। चलिए आगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में कुछ जगहों पर कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, वस्तुओं की प्राप्ति। देखिए तांबा उस समय की महत्वपूर्ण धातु थी, यह खेतरी राजस्थान से प्रचुर मात्रा में पाई गई। ठीक है, एक टीन महत्वपूर्ण धातु थी,
देखिए, आप ये भी जानते हैं कि तांबा प्लस टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। उस समय की यह विधियां थी कि वहां पे लोग कांसा बनाते थे। जैसे तांबा ये दो मिला के कांसा बनाए जाते थे। उस समय भी बनाए जाते थे। इससे यह अनुमान लगाया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कांस्य मतलब कांस्य की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, ये टीन जो है ये अफगानिस्तान से पाया जाता है। ठीक है, ये दो मैंने बताया। ठीक है, सोना जो है, सोना भी उस समय की महत्वपूर्ण धातु थी, आभूषण में उपयोग किए जाते थे। सोना दक्षिण भारत से आयात किए जाते होंगे। ठीक है, देखिए कारेलियन एक वस्तु थी, कारेलियन देखिए ये लोथल के क्षेत्र में पाया गया है। लोथल जो गुजरात में। ठीक है, इसी के साथ ही इस शंख से बनी वस्तुएं ये पाई गई है बालाकोट, जो पंजाब में है, नागेश्वर ये शायद आपका गुजरात में ही, गुजरात में। चलिए, मैंने ये महत्वपूर्ण वस्तुएं बताई जिसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता में व्यापक रूप से होता था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापार और सुदूर क्षेत्रों से क्या संपर्क थे इसके बारे में जानते हैं। सुदूर क्षेत्रों संपर्क से पहले मैं व्यापार के बारे में आपको बताता हूँ, व्यापारिक गतिविधियां क्या थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि यह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान था। कृषि के साथ साथ यहाँ अनेक प्रकार की धातुओं की भी प्राप्ति हुई है। धातुओं से यहाँ पे शिल्प कला जानते हैं कि शिल्प कला के द्वारा अनेक तरह की मूर्तियां, आभूषण, मोहरे आदि चीजें बनाई जाती थी। ये सारी चीजों को हड़प्पा सभ्यता में जब बनाई जाती थी तो कुछ तो उद्देश्य होता होगा, क्योंकि देखिए आजकल जो भी उद्योग लगे हुए हैं, जो भी कृषि आजकल आज के आधुनिक कृषि में अब देखते हैं कि अधिकांश कृषि को आय प्राप्ति के लिए ही उपयोग किया जाता है। अब कुछ कृषि को जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, यानी उद्देश्य उसका स्पष्ट है कि उसका जो उपयोग होगा उसको व्यापार करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। इसी उस समय की सभ्यता थी, उस समय भी कुछ व्यापार होता होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कई सभ्यताएं थे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, वहां से भी व्यापार करते थे, ओमान से व्यापार करते थे, चीन की सभ्यता से व्यापार करते थे। ये सारे व्यापार की गतिविधि। आइए हम उनके व्यापार की क्या क्या चीजें थी उनको हम बारीकी जानते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि उत्पाद दो प्रकार की होती थी। एक जीवन निर्वाह में
खाद्यान्न फसलें मान के चलते हैं उसको। खाद्यान्न फसलें में गेहूं, चना, धान, ये प्रमुख फसलें थी। ठीक है, वहां पे व्यापारिक फसलें भी थी। यहाँ पे गन्ना की खेती होती है, कपास की होती थी, केला की होती थी। इसी के साथ यहाँ पे फल में भी आपकी खरबूज की खेती होती थी, तरबूज की खेती होती थी। ठीक है, इसमें ज्वार, बाजरा, देखिए ये इस प्रकार की कृषि की व्यवस्था थी। देखिए यहाँ पे कपास, गन्ना, केला, खरबूज, तरबूज, कुछ मात्रा में खाद्यान्न फसलें को भी व्यापार किया जाता था। ठीक है, यह व्यापार सुदूर क्षेत्रों से किया जाता था, मेसोपोटामिया से की जाती थी। भारत के जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल नहीं थे वहां से भी की जाती थी, भारत के अन्य क्षेत्र। और यहाँ पे एक खाद्यान्न मतलब कृषि उत्पाद का ही व्यापार यहाँ पे साक्ष्य मिला है। आगे देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में क्षेत्र में व्यापारिक बस्तियां पाई गई। ये बस्तियां मध्य एशिया से जुड़ी हुई थी। ठीक है, मध्य एशिया से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे व्यापारिक बस्तियां इस कारण से थी कि यहाँ पे कील पाए जाते थे, मध्य एशिया से व्यापार की जाती थी। इस प्रकार से यहाँ पे बस्तियां स्थापित की गई थी। इस जल्दी इससे अनुमान लगाया गया है कि मतलब यहाँ पे कई व्यापारिक वर्ग होंगे, जो व्यापारिक वर्ग अपने संसाधन, अपने कच्चा माल के आधार पर वहाँ पे व्यापार करते होंगे और वहीं पर उनकी बस्तियां होती थी, वहीं पर वो बाजार लगाते थे। बाजार का केंद्र होता होगा, व्यापारिक बस्तियां जो होती होगी वो बाजार का केंद्र। ठीक है, ये यहाँ पे आप जानते हैं कि शिल्प कला भी महत्वपूर्ण थी, तो शिल्प कला का भी व्यापार होता होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैं आपको शिल्प उत्पादन, शिल्प कला के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ये शिल्प कला के बारे में जानेंगे, उसके बाद मैं इसको व्यापार से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे मणके बनाए जाते थे, शंख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, सोना, चांदी, तांबा, टीन आदि से अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी, मुहरें बनाई जाती थी, अनेक प्रकार के वस्तुएं बनाए जाते थे, जो उस समय की सभ्यता की सबसे विशिष्ट स्थान रखती थी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से कई क्षेत्रों में व्यापार होता था। ठीक है, देखिए चनहुद्रो स्थल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। चनहुद्रो एक कामगार वर्ग का केंद्र था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मणके बनाए जाते थे और प्रचुर मात्रा में मणके देखिए अनेक अनेक वस्तु, अनेक धातुओं से बनाए जाते थे। सोना से भी बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है,
और यहाँ पे आप कह सकते हैं सेलखरी एक धातु होती है। सेलखरी एक न तत्व पदार्थ होता था, उससे बनाया जाता था। ठीक है, तांबा से बनाया जाता था, मिट्टी से बनाया जाता था, पक्की मिट्टी होती थी उससे बनाया जाता था। देखिए यहाँ पे ये सारे मनके को पॉलिश किया जाता था। मनके को पॉलिश, मतलब पॉलिश करने की भी यहाँ पे अनेक विधियां थी चनहुद्रों के केंद्र में। ठीक है, चनहुद्रों में चूड़ियां भी बनाई जाती थी। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें को, मनके को और चूड़ियां वगैरह को मतलब व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाता था, सुदूर क्षेत्रों में किया जाता था। इसलिए यहाँ पे व्यापारिक बस्तियां भी पाई गई। यहाँ बाजार का केंद्र भी था, मतलब शिल्प बाजार केंद्र था। शिल्प बाजार का केंद्र हड़प्पा सभ्यता का शिल्प बाजार का केंद्र चनहुद्रो था। इसी के साथ ही आइए अन्य क्षेत्रों में भी बहुत चीजें पाई गई हैं। इसे नागेश्वर बालाकोट के बारे में आपको बताया था। नागेश्वर देखिए यहाँ पे अनेक प्रकार की चूड़ियां बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे आपको बालाकोट हो गया, एक मिनट, यहाँ पे आपको शंख से बनी वस्तुएं बनाई जाती थी। शंख से अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे देखिए सीप बनाई जाती थी, शंख बनाए जाते थे। ये महत्वपूर्ण चीजें ये नागेश्वर बालाकोट क्षेत्र में बनाए जाते थे। इसी के साथ ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आपको मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें पाई गई है। और आपने लोथल में गोदीबारा देखा। ये गोदीबारों से सुदूर क्षेत्रों में ये सारी चीजें की व्यापार होती थी, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। यहाँ पे देखिए आपको लोथल में आपको यहाँ पे मुहरे मिले। इसका भी निर्माण किया जाता था। ये सारी चीजों का व्यापार किया जाता था। चलिए, मैंने आपको कृषि के बारे में बताया और व्यापारिक बस्तियां के बारे में बताया। अनेक देखिए क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता जानते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ शिल्प कला का केंद्र और कृषि का महत्वपूर्ण फसल उगाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे कई धातुएं थी जो उगाई नहीं, जो पाई नहीं जाती थी। कई खनिज थी जो महत्वपूर्ण थी लेकिन यहाँ पे उगाई नहीं जाती थी। उसको सुदूर क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। देखिए यहाँ से देखिए, मान के चलिए शिल्प उत्पादक है। ठीक है, इसका व्यापार हुआ मेसोपोटामिया से। ठीक, मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता वालों ने क्या किया, वहां से इन्होंने टीन का आयात किया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अनेक प्रकार के पत्थर प्राप्त किए। ठीक है, अनेक प्रकार के धातुएं प्राप्त, अनेक प्रकार के खनिजों का अपने क्षेत्रों में आयात किया। इससे क्या हुआ कि हमारी जो शिल्प उत्पादन है मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में विस्तार हो गया। वहाँ से मैंने आयात के रूप में, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल पर नहीं पाई थी वो सारी चीजों का आयात किया जाता। इससे व्यापारिक गतिविधियां बनी रहती थी और व्यापारिक संबंध भी थे। ठीक है,
अब हम सुदूर क्षेत्रों के विस्तार पे बताते हैं कि भारत हड़प्पा सभ्यता के कहाँ कहाँ से